नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। प्रॉफिट एंड लॉस का एक और अगला लेक्चर लेके आया हूं और आज कुछ और स्पेशल सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। मैं हर लेक्चर में हर रोज़ कुछ ना कुछ कंसेप्ट सिखा के जाता हूं और ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं, पूरा पढ़ा रहा हूं और डेप्थ तक पढ़ा रहा हूं। अगर आप में से कोई भी बच्चा नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाए और लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें इसे देखना। जब तक लेक्चर नंबर 1 से इसे स्टार्ट नहीं करोगे देखना, तब तक पूरी सीरीज समझ में नहीं आएगी और ये बहुत कारगर सीरीज़ रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में कमज़ोर हो और अगर आपको लगता है कि मैथ्स का कोई रेलेवेंट कोर्स आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इस सीरीज़ को फॉलो करो। जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर पूरा पढ़ाऊँगा, कंप्लीट पढ़ाऊँगा, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाऊँगा। हर वैरायटी को कवर करूँगा, कोई वैरायटी छूटेगा नहीं। अगर वीडियोज़ पसंद आ रहा हो तो नीचे लाइक का बटन हिट कीजिएगा, इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ा सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मेरा मैथ्स का एक अच्छा एजुकेटर बनने का शौक नहीं है, लेकिन मेरा मैथ्स को पढ़ाने का बहुत शौक है। इस वजह से मैं सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आप देख रहे होंगे तो इंग्लिश की सीरीज़ से कहीं ज़्यादा कंटिन्यू मैं मैथ्स के सीरीज़ में हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स हैं जो मैथ्स की ये लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं वो भी इसे एंजॉय कर पाएँ। भरोसा रखिए, ये सीरीज़ जो है मैथ की इंग्लिश से कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से चलेगी और जो चैप्टर चलेगी वो पूरी चलेगी। मतलब जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो चैप्टर क्लोज जरूर करूंगा, ताकि कोई भी चैप्टर आप उठाओ तो आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस मिल जाए और चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। आज हम एक नई वैरायटी का क्वेश्चन लेके आए हैं और इसकी वैरायटी मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन साथ में मैं आपको एक और चीज़ जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस कर दूँगा। जैसे मान लो कि आपने 2 कमोडिटीज़ खरीदी। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते आधा इंग्लिश वाला हो गया हूँ और वैसे तो यूपी बोर्ड वाला लड़का हूँ, तो हिंदी मतलब वो तो ब्लड में ही है, सभी के ब्लड में है, तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश चलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना हिंदी इंग्लिश मैं बोलूँगा उतना हिंदी इंग्लिश आपको भी आती होगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि हमने 2 आर्टिकल खरीदी, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी। हमने क्या काम किया, हमने 2 आर्टिकल खरीदा। रुक जाओ, हमने 2 आर्टिकल खरीदा, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी। आर्टिकल ए खरीदा और हमने आर्टिकल बी खरीदा। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि आर्टिकल ए की 3 क्वांटिटी खरीदी आपने, आर्टिकल बी की जो है 4 क्वांटिटी खरीदी आपने। इन दोनों को लेट्स फॉर एग्जांपल एक्स प्राइस में रुपीज़ में खरीदी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि एक कंडीशन ये बताता है, फिर दूसरी कंडीशन ये बताता है कि अगर मैंने 5 आर्टिकल ए का ख़रीदा होता और 6 आर्टिकल बी का ख़रीदा होता तो जो मेरा प्रॉफिट होता वो कुछ और होता। पहले जो प्रॉफिट था कुछ और था, बाद में जो प्रॉफिट था वो कुछ और था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, या किसी भी वनडे एग्जाम में जाओगे ना तो इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है। तो आज हम इसी वैरायटी को कवर करने वाले हैं, इसके सारे टाइप को भी कवर करेंगे। इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं। सबसे पहला स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, एक आदमी 29,000 में 5 मेज और 7 कुर्सियां खरीदता है। इसके बजाय अगर वह 7 मेज और 5 कुर्सियां खरीदता तो उसे 2,000 अधिक भुगतान करना पड़ता। एक मेज की लागत क्या है? क्वेश्चन है, एक मैन बाइज 5 tables and 7 chairs in 29,000. Instead, if he would have bought 7 tables and 5 chairs, he had to pay 2,000 more cost of 1 table each. इसको कहते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का शिफ्ट होना। मतलब इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है इसको कंसेप्चुलाइज जब हम करते हैं तो इसको बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट और लॉस अपना शिफ्ट हो रहा है। पहले क्या किया था, 29,000 रुपये में 5 मेज और 7 कुर्सियां खरीदा था। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम लोग करते हुए चलेंगे, यही हमारा काम है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में बेसिक अंडरस्टैंड करने के बाद सिर्फ जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे ही करते जाना होता है। तो हमने क्या काम किया है, जो है एक आदमी ने 29,000 में 5 मेज और 7 कुर्सियाँ खरीदी है। 5 मेज, मेज को एम से लिख लो, कुर्सी को सी से लिख लो, या के से भी लिख सकते हो कुर्सी को, के हिंदी वाले बच्चे समझते हैं। ये तो डिनोट करने का है, जैसे भी लिख लो। 5 मेज हो गया, 7 कुर्सियां हो गई और पैसा कितना दिया आपने? पैसा दिया आपने 29,000। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन यही तो कह रहा है, हमने कुछ और नया तो नहीं किया। अब वो क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात, दूसरा कंडीशन क्या थोप रहा है? दूसरा कंडीशन थोप रहा है कि इसके बजाय अगर वो 7 मेज और 5 कुर्सियां खरीदता, 7 मेज और 5 कुर्सियां खरीदता तो उसे कितना अधिक पे करना पड़ता? 2,000 अधिक पे करना पड़ता। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, और तो कुछ बोल नहीं रहा है। फिर पूछ रहा है कि एक मेज की कीमत क्या होनी चाहिए। इस सवाल को करने का एक बेसिक मेथड होता है और वो बेसिक मेथड टाइम ज़्यादा लेता है, तो हम बेसिक मेथड को नहीं करेंगे। वैसे सिखा भी दूंगा कि बेसिक मेथड से कैसे करते हैं, लेकिन हम इसके शॉर्टकट पे ही चलते हैं कि हम इसको छोटी तरीके से कैसे करते हैं।
जब हम छोटी तरीके की बात करते हैं तो इसमें आपका ब्रेन ज़्यादा खर्च होता है। जो बेसिक मेथड लगाते हैं वो तो जनरलाइज स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला लिख देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके शॉर्टकट को, शॉर्टकट में अपना ब्रेन ज़्यादा खर्च होता है। ब्रेन कैसे खर्च होगा, अब इस बात को समझो जरा ध्यान से, समझाता हूँ मैं। अगर आप सही मायने में देखो तो इसमें क्या कर रहे हो आप, 2 का एडिशन कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। और इसमें क्या काम कर रहे हो, 2 का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि 2 जो कुर्सी है आपने 2 कुर्सी हटा दी, 2 कुर्सी हटा के 2 मेज आपने डाल दिया, 2 कुर्सी हटा दी, 2 कुर्सी हटा के 2 मेज डाल दिया। 2 कुर्सी हटा के 2 मेज जब इसे रिप्लेस किया तो आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा, 2000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। यही तो कह रहा है ना भाई, 2 मेज को 2 कुर्सी को हटाई हमने, 2 मेज डाल दिया तो हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, 2000 रुपये। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 7 के 7 कुर्सी को रिप्लेस कर दे मेज से, 7 के 7 कुर्सी को रिप्लेस कर दे किससे, मेज से, तो हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। अगर हम 7 कुर्सी पूरी की पूरी अगर रिप्लेस कर दे मेज से, 7 मेज से, तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा भाई। 2 को रिप्लेस किया 2000 दिया, 7 को रिप्लेस करेंगे तो 7000 देना पड़ेगा। यही तो बात है ना। तो आप क्या काम करो, इसमें आप रिप्लेस कर दो, इस कुर्सी को किससे रिप्लेस कर दो, 7 मेज से रिप्लेस कर दिया। लेकिन जैसे ही 7 मेज से रिप्लेस करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 7000 रुपये और देना पड़ेगा, 7000 और देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि 5 मेज प्लस 7 मेज, अब कुर्सी भाई रिप्लेस कर दिया है तो अब तो बचा मेज ही ना। 5 मेज प्लस 7 मेज का क्या मतलब हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा, 12 मेज हो जाएगा। जो 12 मेज के लिए आपने पैसा कितना दिया, 12 मेज के लिए आपने पैसा दिया 29 प्लस 7 36,000 रुपये, 36,000 रुपये। तो एक मेज का कीमत कितना हो गया, एक मेज का कीमत 12 3 36 3000 रुपये हो गया। यही तो हुआ ना, एक मेज की कीमत ही पूछी थी तो 3000 रुपये हुआ। ये देखो क्वेश्चन कितना आसानी से निकल भी गया और समझ में भी आ गया होगा। इसका अगर बेसिक मेथड आप चाहो तो, वैसे बताने का कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो मैं बता दूं। इसका बेसिक मेथड बहुत सिंपल होता है जो जानते हो। जैसे मान लिया आपने 5 मेज प्लस 7 कुर्सी इज इक्वल टू 29,000, यही बोलते हो ना। अगर एक मेज की कीमत m मान लो और एक कुर्सी की कीमत k मान लो तो 5 मेज की कीमत 5m, 7 कुर्सी की कीमत 7k हो गया। फिर ये 29,000 के बराबर होगा। दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे में बोल रहा है 7 मेज आपने वो की है और 5 कुर्सी अगर आपने की है तो टोटल जो है आपका क्या हुआ, 2000 और देना पड़ा तो 31,000 रुपये हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मेज का प्राइस और कुर्सी का प्राइस। अब इसके लिए तरीका क्या है कि आप इसमें 7 का गुणा कर दो, किसको हटाना है आपको, इसको हटाना है तो आप इसको इक्वेट कर लो। ये पुराना सॉल्व करने का तरीका था तो पुराना सॉल्व कर लो। इसमें आप क्या काम करो, 5 का गुणा कर दो, इसमें 7 का गुणा कर दो और फिर घटा दो। तो जैसे घटाओगे तो 7 7 49 और ऊपर 25 मेज बच जाएगा। 49 में से अगर 49 में से अगर आप 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 24 मेज आ जाएगा, 24 मेज आ जाएगा। बराबर क्या होगा, अब जब आप इसका गुणा करोगे और इसका गुणा करोगे और फिर जब घटाओगे तो कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसे लगा नहीं पा रहे हो, ये लग तो जा रहा है लेकिन जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। अब आप इसको इसमें गुणा करो, इसको इसमें गुणा करो, घटाओ, फिर 24 से भाग दो, तो जो प्रोसेस होगा वो लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार ये वाला प्रोसेस आपने समझ लिया ना तो कैलकुलेशन देख रहे हो कितना आसान हो गया था। ये तो पहला क्वेश्चन था कंसेप्ट को समझने के लिए। चलो दूसरा क्वेश्चन आप पॉज करके खुद ही लगाओ, एकदम सिमिलर क्वेश्चन होगा आपके लिए। इसको पॉज करो, पॉज करके खुद लगाओ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार, पढ़ो, पॉज करो, पढ़ो, तब तक मैं कुछ बातें करता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक आदमी 47,200 में 3 गाय और 8 बकरियां खरीदता है, 3 गाय और 8 बकरियां खरीदता है। अपने को क्या करना है, जैसे ही वो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। 3 गाय को हम जी से लिख ले और बकरियों को बी से। कितने में खरीदता है, 47,200 में। या इसको ऐसे लिख लो, गाय को जी से, बकरी को बी से। अब आप बोलोगे कि गाय को सी से लिख सकते हैं, बकरी को जी से लिख सकते हैं, बकरी को गुड बोलते हैं, गाय को काऊ बोलते हैं। नहीं, अब हिंदी भाषी बच्चे ऐसे ही कर लो और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो सी और जी में खेल लें,
जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो सी और जी में खेल ले, लिख देता हूँ मैं ऊपर, सी और जी में खेल लो, जैसे खेल लो यार, ये तो मिमोनिक्स है। मतलब इसको शॉर्ट करके कैलकुलेशन का समय बचाने के लिए जो है, और थॉट में इतना मतलब वो समय मिल जाए आपको कि वो 4 सेकंड जो आप ज़बरदस्ती का खर्च कर रहे हो वो भी बचाने के लिए सब मेथड होते हैं। तो इसमें उलझने का नहीं, जो जैसे कर ले वैसे कर ले, मैं तो भाई नीचे वाले से कर लूँगा, इसी में एंजॉय कर रहा हूँ। बकरी को बी से लिख के एंजॉय कर रहा हूँ, गाय को जी रख के एंजॉय कर रहा हूँ, तो आप भी एंजॉय करो। तो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 अगर हमने क्या काम किया जो है, गाय को और 8 बकरियों को क्या किया हमने, खरीदा, तो हमें टोटल कितना पैसे का भुगतान करना पड़ा, 47,200 रुपये का भुगतान करना पड़ा। यही तो बोला जा रहा है। फिर बोल रहा है इसके बजाय अगर वह 8 गाय और 3 बकरियां, 8 गाय और 3 बकरियां अगर करता तो उसे 53,000 अधिक भुगतान करना पड़ता। तो यहाँ उसे क्या करना पड़ता 53,000 अधिक पे करना पड़ता। यही तो बोल रहा है ना, 53,000 अधिक पे करना पड़ता। अब हमने क्या काम किया था पिछले क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में तो यही डिस्कशन किया था ना। यहाँ आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है, और यहाँ आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, 5 का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 5 बकरियों को रिप्लेस कर दे 5 गाय से, 5 बकरियों को रिप्लेस कर दे 5 गाय से, तो हमें कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, 53,000। यही तो पे करना पड़ रहा है, और क्या पे करना पड़ रहा है। अब आपके पास 8 बकरियां हैं, 8 के 8 को रिप्लेस कर दो। अगर हम 8 को रिप्लेस कर दे बकरियों को किससे, 8 गाय से, तो निकाल लो कि हमको कितना एक्स्ट्रा पैसा जो है पे करना पड़ेगा। तो 5 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यही आएगा ना। 5 से काटोगे तो सही है, 5 एकम 5, 0 पट्टा, 5 छक्का 30, 10,600 आ गया। समझ में आई बात। फिर 8 से गुणा कर दो, ठीक है ना, 8 छंग 48, 8 शून्य 0 4, ठीक है ना, और 8 एकम 8, 84,800 ये जो है आपको अलग से जो है पे करना पड़ेगा 8 गाय के लिए। 84,800 रुपये जो है आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर आप इस 8 बकरियों को रिप्लेस कर दो किससे, गाय से, 8 बकरियों को अगर रिप्लेस कर दो तो चलो रिप्लेस कर देते हैं। इस 8 बकरी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 8 गाय से। तो कितना पैसा और पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा 84,800। अगर आप इसका एडिशन निकालोगे तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 20, 8 2 10, 7 4 11 1 12, 8 4 12 1 13, 1,32,000। और यहाँ पे देखो 8 पहले था और मतलब 8 गाय इधर हो गया, 3 गाय इधर हो गया, तो 11 गाय की कीमत कितनी हो गई, 11 गाय की जो कीमत हो गई वो 1,32,000 हो गई। तो एक गाय की कीमत पूछी थी तो भाग दे दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 12,000 रुपये हो गई। एक गाय की कीमत कितनी है, 12,000 रुपये हो गई। आपका जो ऑप्शन होगा सेकंड वो सही हो जाएगा, 12,000 रुपये। एक गाय की कीमत तो पूछी थी। अब इसको बेसिक से लगाओगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर बेसिक से लगाओगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं अब वो बेसिक के डिस्कशन में जाऊंगा नहीं, अगर करना हो तो आप इक्वेशन बना के कर लेना यार। सबसे बेस्ट मेथड है ये जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, द बेस्ट मेथड। इससे छोटा तरीका बना ही नहीं है कि इससे और छोटे तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कोई टीचर इससे छोटा तरीका आपको बता ही नहीं सकता, यही सबसे छोटा तरीका है, द बेस्ट मेथड। चलो, ये एक टाइप का क्वेश्चन आया था। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, इसमें भी ब्रेन बहुत खर्च करना है। एक व्यापारी 390 रुपये में एक घड़ी और एक दीवार घड़ी, मतलब इसको हाथ वाली घड़ी बोल दो, ठीक है ना, और दूसरे वाले को दीवार घड़ी बोल दो, 2 चीज़ें हैं। ए ट्रेडर परचेज ए वॉच एंड ए वॉल, तो इसको हैंड वॉच बोल दो, लिख लो क्वेश्चन में पढ़ाना चाहो तो। एक हैंड वॉच ले लिया और एक वॉल क्लॉक ले लिया, ठीक है ना। एक घड़ी और एक दीवार घड़ी खरीदता है। वो घड़ी पर 10%, मतलब हैंड वॉच पर 10% और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ कमाते हुए उन्हें बेचता है, और वह 51.50 रुपये का लाभ कमाता है ओवरऑल। दीवार घड़ी और घड़ी की मूल कीमत के बीच का अंतर किसके बराबर है। अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ए ट्रेडर परचेज ए हैंड वॉच एंड ए वॉल क्लॉक at ₹390. He sells them making a profit of 10% on hand watch and 15% on the wall clock. यहाँ पे hand watch लिख लो, hand watch and 15% on the wall clock. He earns a profit of ₹51.50. The difference between the original price of the wall clock and watch is equal to. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आप बहुत
सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस है, समझिए, ठीक है ना। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास जो दो चीज़ें हैं वो दोनों हमने 390 में खरीदी। एक हमारा जो हैंड वॉच था, हैंड वॉच को HW से लिख लेते हैं, ठीक है ना। वॉल क्लॉक को WC से लिख लेते हैं, इससे समझ में आएगी बात। दो हिस्से में बटा हुआ है। हैंड वॉच पे उसे 10% का प्रॉफिट मिला, वॉल क्लॉक पे उसे 15% का प्रॉफिट मिला, यही तो बोल रहा है। इस 15% को क्या आप लिख सकते हो 10 + 5% लिख सकते हो ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं लिख सकते हो। अब भाई 15 को 10 + 5 भी तो लिख सकते हो। अच्छा, ये क्यों लिखा गया इस तरीके से, अभी बताता हूं मैं। अब मान लो कि अगर ऐसा होता, मानने की बात है, कुछ भी मान लेते, अगर ऐसा होता कि हम इस पे भी क्या काम करते, हम इस पे भी 10% का ही प्रॉफिट लेते, इस पे भी हम क्या काम करते, इस पे हम 10% का प्रॉफिट लेते, तो जो ओवरऑल 390 पे है, इस पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना आता, देखो कैसे होता है। ये मान लो x इसका एक कंपोनेंट लिया, एक y कंपोनेंट लिया, ये पता नहीं x कितना है y कितना है, अलग अलग हो सकता है। इस पे 10% का प्रॉफिट लिया आपने, इस पे 10% का प्रॉफिट लिया, तो ओवरऑल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो इसका अगर 10% निकालोगे तो ये कैसे हो जाएगा, x × 10/100, यही तो होगा। इस पे जो प्रॉफिट आएगा, इसमें y × 10/100 होगा, यही तो आएगा। अगर बात करेंगे कि हम ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, तो x + y × 10/100, यही तो आ जाएगा ना। इन दोनों को जोड़ोगे तो 10/100 दोनों में कॉमन है, जोड़ लोगे x + y, और ये x + y की वैल्यू कितनी है, 90 के बराबर है। एक कंपोनेंट x, एक कंपोनेंट y है। तो अगर 10% प्रॉफिट इस पे है और मैं मान लेता हूं कि 10% प्रॉफिट इस पे होगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, 10% होगा। तो ओवरऑल अगर इसका 390 का 10% प्रॉफिट की बात करें तो कितना रुपए हो जाएगा, 39 रुपए हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये केस तो है नहीं। एक्चुअली केस ये कि ये 15% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, और एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है कितना आपका, 51.50, 51.50 है। अगर सही मायने में देखेंगे तो ये है कितना, 51.50 एक्चुअल प्रॉफिट है। पर सही मायने में ये देखोगे तो यहाँ इस पे जो प्रॉफिट है वो भी 10% का प्रॉफिट है। तो इनके बीच का जरा डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 12.50 है, यही तो है। ये 12.50 जो अधिक पैसा मिला वो क्यों मिला, क्योंकि इस पे 5% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 5% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वॉल क्लॉक पे, इसकी वजह से आपको कितना पैसा जनरेट हो रहा है, 12.50 रुपए जनरेट हो रहा है। अगर मैं इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 100%, और 12.50 में अगर 20 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा। तो वॉल क्लॉक का अगर आपको 100% मिल गया, अगर 100% मिल गया तो 100% क्या होता है, सीपी के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका जो सीपी है, इसका सीपी 250 रुपए है, इसका सीपी 250 रुपए है, और दोनों को मिला के जो सीपी है वो 390 रुपए है। इसका मतलब है हैंड वॉच का जो सीपी होगा, इसका जो सीपी होगा वो होगा 140 रुपए। वॉल क्लॉक का 250 रुपए सीपी निकाल लिया आपने, और हैंड वॉच का जो सीपी है वो 140 रुपए निकाल लिया। सवाल में पूछ रहा है कि दोनों के मूल कीमत, मतलब दोनों के सीपी का डिफरेंस कितना है, तो 250 और 140 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 110 रुपए होगा, और आपका ऑप्शन जो सी होगा वो सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात पूरी तरीके से समझ गए होंगे। ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं मान के चलता हूं कि 80% जो बात है अपनी वो आपको समझ में आई, 20% बात और समझ में आ जाएगी। बोलोगे कि सर यही वाला क्वेश्चन एक और करा दो, यही वाला क्वेश्चन एक और करा दो, तो सर बात एकदम क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखता हूँ, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन जो है आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है ना। मतलब इसे पॉज करो, खुद से अपने कॉपी पेन पे सॉल्व करो, और देखो आप कहाँ फंस रहे हो, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहा हूँ तो सोल्यूशन तो आपके सामने ही होगा, पर इसको अपनी कॉपी पे ना एक बार सॉल्व करके देखो, और फिर देखो, पहले तो सॉल्व आना चाहिए, बाद में स्पीड मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि जब दिमाग में थॉट अच्छा बनने लगता है और क्वेश्चन करने में मज़ा आने लगता है ना, तो स्पीड बनने लगती है। पहले करने आना चाहिए, सही से करने आना चाहिए, फिर उसके बाद तेज़ी से करने आना चाहिए। तो पहले से करना सीखो, फिर तेज़ी से करना सीख लोगे। चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसको पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक आदमी 3000 रुपये में एक मोबाइल और एक लैपटॉप खरीदता है। 3000 रुपये में एक मोबाइल को M से, लैपटॉप को L से लिखते हैं।
खरीदता है, वह मोबाइल पर 8% और लैपटॉप पे 11% का लाभ कमाता है। मोबाइल पे वो 8%, लैपटॉप पे वो 11% लाभ कमाता है। 11% को अगर मैं बोलूँ तो अब आपको ये दिख जाना चाहिए 8 + 3%, यही तो डिस्कस करके आ रहे थे। 8 + 3% लाभ कमाता है और वह 270 रुपये बेचता है और वह 270 रुपये का लाभ कमाता है। मोबाइल की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। ए मैन परचेज ए मोबाइल एंड ए लैपटॉप एट 3000, ही सेल्स देम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द मोबाइल एंड 11% द लैपटॉप, ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹270। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मोबाइल। बोल रहा है कि वो जो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट करता है वो कितना जनरेट करता है, 270 रुपये। 270 रुपये का ओवरऑल वो प्रॉफिट जनरेट करता है। तो पूछ रहा है इसका सीपी या इसका सीपी, इनमें से दोनों का सीपी, तो सब कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमको क्या एजम्पशन मानना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, हम ये एजम्पशन मानते हैं कि मान लेते हैं कि ये 3% का प्रॉफिट नहीं हुआ, इस पे भी कितना ही हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। इस पे अगर 8% होता, इस पे भी 8% होता, तो ओवरऑल पे कितना होता, ओवरऑल पे भी 8% ही होता। अगर ये 8% इस पे होता, 8% इस पे होता, तो ओवरऑल पे भी 8% होता। तो ओवरऑल का अगर 8% निकालोगे तो 8 × 24, मतलब कितना हो गया, इस पे अगर 8 होता, इस पे अगर 8 होता, इस पे 8 होता, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता, 240 रुपए का। अब 240 का प्रॉफिट नहीं हो रहा, कितने का हो रहा है, 270 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, ये जो 30 रुपए का मार्जिन है, इसमें से इसमें ये 30 रुपए का जो मार्जिन है वो किसकी वजह से है, क्योंकि इस पे वो 3% अधिक अर्न कर रहा है। तो ये जो 3% है इसकी वजह से ही 30 रुपए मिल रहा है, मतलब ये 3% 30 रुपए के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, और 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। मतलब लैपटॉप का जो सीपी आपको मिल गया वो कितना मिल गया, 100 रुपए मिल गया। लैपटॉप का सीपी जो है वो 100 रुपए मिल गया। लैपटॉप का अगर सीपी 100 रुपए मिल गया, 3000 रुपए है कि 300 है, ठीक है, 8 × 24, 8%, 8 × 100, 2 × 8, ठीक है, तो 10 हो गया, ये 1000 रुपये आएगा। यार मैं वही कहूँ कि क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, कई बार अपन गुड़ा ही गड़बड़ कर देते हैं और उसके बाद दोष देते हैं कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो इसकी जो सीपी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। इसकी सीपी 1000 रुपीज़ आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, टोटल 3000 है, ये 1000 में खरीदा गया, तो ये कितने में खरीदा गया होगा, 2000 रुपये में खरीदा गया होगा। अब क्या पूछा है, मोबाइल का वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। तो मोबाइल का वास्तविक कीमत आपने निकाल लिया, 2000 रुपये होगा, ठीक है ना, ये मोबाइल का कीमत होगा। अगर पूछता कि लैपटॉप का क्या कीमत होता, तो लैपटॉप का कीमत 1000 रुपये होगा। अगर इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस पूछता तो वो कितना हो जाता, 1000 रुपये हो जाता है। एक बार आप क्वेश्चन को करना सीख जाओगे तो आप बाकी सारे जो कैलकुलेशन है या बाकी जो रिक्वायरमेंट होता है, जो क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती है, वो सब के सब निकाल लोगे। चलो इसका एक थोड़ा और बड़ा स्टेप लेके जो है एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम सिर्फ प्रॉफिट की बात ना कर रहे हो, एक में प्रॉफिट हो रहा हो, एक में नुकसान हो रहा हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वाले क्वेश्चन भी देखते हैं यार। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 5 गाय और 13 भैंसें 51,000 रुपये में खरीदी। वह गायों को 15% लाभ पर और भैंसों को 10% हानि पर बेचता है। इस तरह उसने 1150 रुपये का मुनाफा कमाया है। 2 गायों और 3 भैंसों का क्रय मूल्य क्या है। अब जो सबसे पहले मैंने आपको टाइप बताया था, ये आपको लग रहा होगा कि सर ये वही वाला टाइप है, और फिर जो दूसरा टाइप 2 बता रहा हूँ मैं अभी जो चल ही रहा है, तो टाइप 1 + टाइप 2 का मिक्सचर है। अब सबसे पहले देखो कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एक हिस्सा आप 15% लाभ पे बेच रहे हो, दूसरा हिस्सा आप 10% हानि पर बेच रहे हो। मैं इस वाले सेक्शन को अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि इसका अभी शुरुआती दौर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसकी नीड नहीं है, बाद में इसकी नीड होगी इस डेटा की। अंग्रेजी में पहले पढ़ देता हूँ। ए मैन परचेज्ड 5 cows and 13 buffaloes for ₹51,000. He sold cows at 15% profit and buffaloes at 10% loss. In this way, he earned a profit of ₹1150. What is the cost price of 2 cows and 3 buffaloes? अभी हम जो करते हुए आ रहे हैं रिदम में, जरा उस हिसाब से देखो। 51,000 रुपये का क्या हुआ, 51,000 रुपये का आपने खरीदा, क्या, गाय और भैंसें खरीदी। गाय को क्या मैं बोलूँगा, जी से, भैंस को बी से, भैंस को बी से। बोल रहा है कि इस पे 15%, इस पे 15% का प्रॉफिट होता है। दूसरे पे क्या बोल रहा है कि 10% की हानि होती है। इस पे मैं लिख देता हूं 10% की हानि होती है, तो -10 लिख दो। या इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 15
परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का नुकसान हो गया। यही तो लिख सकते हो ना, 25% का नुकसान हुआ तो ओवरऑल 10% का नुकसान हो गया। स्टेटमेंट तो बराबर ही हो गई। इस तरह उसे 1150 रुपए मुनाफा कमाया। ओवरऑल उसे जो है 1150 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि सपोज करो कि जो गाय हमारी जो भैंस है, दोनों पे अगर 15% का प्रॉफिट होता, गाय और भैंस पे दोनों पे अगर 15% का प्रॉफिट होता तो ओवरऑल पे भी 15% का प्रॉफिट होता, इस पे भी 15% का प्रॉफिट होता। तो अगर आप इस पे 15% का प्रॉफिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 15 एक कम 15, 15 पचे 75, 1 76, ठीक है ना, 2 जीरो कट जाएगा और 7,650 रुपये का प्रॉफिट होता। यही होता ना। लेकिन हुआ क्या है, अगर बात देखोगे तो इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ यह है कि हमें ओवरऑल 1150 रुपये का ही प्रॉफिट मिल रहा है, 1150 रुपये का ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो 1150 इससे घटा दो, अब 1150 इससे घटा दो, 1150 जैसे ही घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 6500 आ जाएगा ना। इस पर 15% का प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। अगर 15% का प्रॉफिट होता तो ये होता, पर एक्चुअली जो ये पैसा कम मिला, 6500 रुपये उसे कम मिला है, वो किस वजह से कम मिला है? वो 25% नुकसान होने की वजह से कम मिला है। किस वजह से कम मिला है? 25% नुकसान होने की वजह से कम मिला है। तो 25% जो है, ये जो लॉस है, ये लॉस किसके बराबर है? 6500 के बराबर है। अगर ये लॉस नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट होता तो हमें 76,050 मिलता, लेकिन लॉस हुआ है किस पे हुआ है? भैंसों पे 25% का एडिशनल लॉस हुआ है। ये वाला पार्ट तो ले लिया, अब ये वाला पार्ट का कंपोनेंट देखना है। इसकी वजह से हमको इतना पैसा नहीं मिला, अब यहाँ पे अगर आप 4 से गुणा कर दो, अब 4 से क्यों गुणा किया? 100% निकाल लिया। 100% जो भैंस का है वो किसके बराबर हो जाएगा? 00, 6 पंचे 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 26, 26,000 रुपये आपने क्या निकाल दी? भैंस की सीपी। तो भैंस की अगर सीपी निकाल दी 26,000 रुपये और गाय और भैंस दोनों को मिला के 51,000 रुपये आपने खर्च किया हुआ है, तो गाय की जो सीपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 25,000 हो जाएगी। अब हम यहां पे आते हैं कि गाय जो है, आपने ये तो टोटल खर्च किया है गायों पे, लेकिन इसमें कितना लिया आपने? इस पे 5 लिया है। ये टोटल 26,000 खर्च किया है, कितना लिया है? 13 लिया है। तो अगर सीपी आपको एक भैंस की निकालनी है तो एक जो भैंस की जो सीपी होगी वो आ जाएगी 2,000। एक गाय की जो सीपी होगी वो कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 1,000। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 गाय, ये 5,000 आ जाएगी एक्चुअली। 25 पंचे 125, देखो गड़बड़ नहीं हुआ है, ये हो जाएगी 5,000। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2 गाय का मतलब 10,000 में गाय खरीदी आपने, 3 भैंसे, एक भैंस 2,000 की खरीदी, मतलब 6,000 की भैंस खरीदी, मतलब टोटल कितना पैसा खर्च किया आपने? 16,000 रुपये खर्च किया। ऑप्शन आपका क्या है? सी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये मतलब सबसे डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट को देखो तो मोस्ट डिफिकल्ट मैं बोल सकता हूँ। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या क्वेश्चन बनाया जाएगा यार? मतलब लगभग सारा कंसेप्ट इसमें समअप कर लिया गया था। अगर आपका ब्रेन सही चलता है तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को फर्स्ट फेज में नहीं कर सकते हो जब तक इसके पहले 2 क्वेश्चन आप अच्छे से लगा ना लो, कंसेप्ट की प्रैक्टिस अच्छे से ना हो जाए। समझ में आया? तो मैंने तकरीबन दोनों मिला के आपको 5-6 क्वेश्चन कराया है, कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 मिला के, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों कंसेप्ट आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, और इसे थोड़ा पॉज लेना, ठहराव लेना, फिर इसके आगे की चीज़ सीखने चलना। क्योंकि अब आज की क्लास में, वैसे तो ये क्लास नेक्स्ट लेक्चर में लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी से कंटिन्यू कर दे रहा हूँ और आप लोग इसको सेपरेट लेक्चर की तरह देखो। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक जितना हम लोगों ने शुरू से लेके प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर देखा है, उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? उस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ का अगर सीपी दिया हुआ है तो हम सीपी से कहाँ तक जा रहे हैं? हम सीपी से जा रहे हैं एसपी
राइट साइड में या फिर इसके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इस केस में हम बता रहे हैं प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसपी है वो सीपी से अलग है, और इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। तो हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया है, हमने अभी तक कैलकुलेट किया है प्रॉफिट, फिर हमने क्या कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट परसेंट, फिर हमने क्या कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी। ये टर्म अब तक अपन ने सीखा है, ये 3 टर्म अपन ने इस साइड के लिए सीखा है। दूसरी साइड की अगर बात करूं, इस साइड में, तो हमने सीखा लॉस क्या होता है, फिर हमने सीखा लॉस परसेंटेज क्या होता है, फिर हमने क्या सीखा है, लॉस परसेंटेज ऑन एसपी क्या होता है। ये 3 टर्म सीखे हैं। जब ये हमने सीखा तो इसको कैसे फॉर्मुलेट किया था, मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ, इसका बहुत लेना देना है आगे वाली चीज़ से। लॉस जब हमने किया तो हमने बोला सीपी बड़ा होता है, सीपी में से हमने एसपी घटाया। जब लॉस परसेंट की बात कर रहे हैं तो सीपी में एसपी घटा के जो डेटा आया उसको सीपी से डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो हम सीपी माइनस एसपी, जहां नीचे सीपी था वहां पे एसपी रख देते हैं। तो ये हिस्सा हमने लॉस के केस में सीखा, और इसके वेरियस क्वेश्चंस जो डिफिकल्टी लेवल बन सकते हैं वो सारा का सारा हमने बनाया और सीखा। इसी तरीके से प्रॉफिट हमने देखा कि इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है, सेलिंग प्राइस में से हमने सीपी घटाया, हमको प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी निकालते हैं, और प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी कैसे हो जाता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन एसपी हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। इसके बाद हमने ये तक सीखा है कि सपोज करो कि अगर प्रॉफिट अगर दिया हुआ है 1/4, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है वो सीपी होता है, ये हमारा जो है होता क्या है, ये हमारा सीपी होता है, और ये हमारा प्रॉफिट होता है। और अगर हमको रेशियो निकालना हो कि हमें एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, सीपी में 1 जोड़ देते हैं, हमारा क्या हो जाता है, 5 हमारा जो है एसपी हो जाता है, 4 हमारा सीपी हो जाता है। इसको लिखने का तरीका भी ये होता है कि 4 की चीज़ हम 5 में बेच रहे हैं और प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 1 का कमा रहे हैं। लॉस के केस में जस्ट रिवर्सल होगा कि 4 की चीज़ जो है हम 3 में बेच रहे हैं, -1 का लॉस कमा रहे हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके पहले के लेक्चर्स में देखा है। अब हम एक स्टेप और आगे चलेंगे, आज की क्लास में एक स्टेप और आगे चलेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे डिस्काउंट का। तो सबसे पहले डिस्काउंट आपको समझना पड़ेगा कि डिस्काउंट होता क्या है। जब तक आप ये नहीं समझोगे डिस्काउंट होता क्या है, तब तक आगे की सारी कहानी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक बात समझो कि जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो बाजार में, तो उस पर एक आपको प्राइस लिखा रहता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। तो यहाँ से चालू होगा वो MRP का कंसेप्ट। सपोज कोई एक गुड है जिसकी कोई कॉस्ट प्राइस है, जिसकी एक लागत मूल्य है CP। तो क्या करते हो, बाजार में जब इस चीज़ को बेचने जाते हो तो इस पे एक मूल्य जो होता है वो अंकित करते हो, उस पर एक प्रिंट छाप देते हो। जो छापा हुआ प्रिंट होता है उसको हम MRP बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिससे ज़्यादा में आप कभी भी नहीं बेच सकते हो। ये MRP हमेशा जो है CP से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, MRP हम CP से कभी रखते ही नहीं है, ये रख भी नहीं सकते, क्योंकि मान लो अगर हमने इसको क्या काम किया, इसको हमने बनाया 10 रुपये में, तो इसका जो अंकित मूल्य रखेंगे, अंकित मूल्य हम हमेशा इससे ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि हमको मुनाफा कमाने के लिए धंधा किया जाता है। देखो, मजबूरी में हम नुकसान में बेच सकते हैं, पर मजबूरी में हम इसका MRP नहीं नीचे रखते हैं CP से। तो MRP हमेशा जो है ये ऊपर रहता है। लेकिन MRP पे जब भी आप दुकान पे जाओगे, कभी भी MRP पे जो है वो क्या कहते हैं कि कोई चीज़ बिकती नहीं है। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, लेकिन आप जब भी दुकान पे जाओगे हमेशा पूछते हो भैया कितना डिस्काउंट दोगे, कितना छूट दोगे। तो MRP से नीचे क्या होता है, आपका डिस्काउंट होता है। MRP से नीचे आपका डिस्काउंट होता है, या हिंदी में इसी चीज़ को छूट बोलते हैं। तो जो ये छूट होता है ये CP से जब राइट साइड में होता है, इसको मान लो सेलिंग प्राइस पॉइंट 1 बोल दो, तो इस केस में क्या होता है, इतने का आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इतने का आपको प्रॉफिट होता है, और इतने का क्या मिलता है, कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है। तो MRP ऐसे रखा जाता है कि कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद भी हम प्रॉफिट कमा सकें। कई बार क्या होती है, हमारी एक मजबूरी होती है, और ऐसी मजबूरी में हम मतलब हमारे माल नहीं बिक रहा है, तो हमने डिस्काउंट बहुत बढ़ा दिया। हमने डिस्काउंट इतना बढ़ा दिया कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो इस साइड आ गया CP के। इस केस में क्या होता है कि इतना डिस्काउंट होता है और इतना क्या होता है, आपका लॉस होता है। इतना डिस्काउंट होता है, इतना लॉस होता है। तो जो प्रॉफिट है और जो लॉस है, जो कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं, हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए चलेंगे।
ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। लेकिन अब आपको डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या होगी? डिस्काउंट की डेफिनेशन होगी जो भी आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसमें से अगर आप एसपी को घटा दोगे, चाहे ये एसपी पे बेच रहे हो चाहे एसपी पे, एसपी को घटाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन फिर अगला सवाल होता है कि सर डिस्काउंट जो है परसेंटेज में चाहिए हमको। डिस्काउंट क्या चाहिए? डिस्काउंट हमको परसेंटेज में चाहिए। जब डिस्काउंट हम परसेंटेज में अगर लेते हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज में जो भी हमारा डिस्काउंट हुआ एमआरपी माइनस एसपी, लेकिन इसको कैलकुलेट किस पे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट आप एमआरपी पे देते हो तो एमआरपी के रेस्पेक्ट में ही डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। इसी वजह से नीचे यहाँ पे एमआरपी होता है। अगर ये बोले डिस्काउंट हमने दिया सीपी पे तो नीचे सीपी डाल दोगे, डिस्काउंट हमने दिया एसपी पे कैलकुलेट करो तो नीचे एसपी डाल देते। लेकिन इन जनरल डिस्काउंट जो देते हैं हम एमआरपी पे देते हैं। जब तक क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट जारी ना किया जाए तब तक हमें मान के चलते हैं एमआरपी पे। अब इस बात को समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा। मान लो आपने बोला कि आपने 10% का डिस्काउंट दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया है। इसका क्या मतलब हुआ परसेंटेज में कि 100 रुपये एमआरपी थी तो 90 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। इसका मतलब ये हुआ, ये एमआरपी ये सेलिंग प्राइस। रेशियो में अगर इसी बात को डिस्कस करें तो इसका मतलब हो गया 1/10। इसका क्या मतलब हुआ? 1/10। और जब हम 1/10 की बात करते हैं तो ये होता है एमआरपी और ये होता है आपका डिस्काउंट, ये होता है डिस्काउंट। अगर मैं बोलूँ कि इसमें एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 10 की चीज़ आपने क्या की, 10 की चीज़ जो है 10 एमआरपी वाली जो चीज़ है वो आपने 1 रुपये कम में बेची, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा 9 रुपये होगा। इसका सेलिंग जो प्राइस होगा वो 9 रुपये होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें निकालने आना चाहिए। अब क्या है कि अब हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को फिर से जीरो से शुरू करेंगे। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को हम लोग जीरो से शुरू करेंगे, मतलब सबसे आसान क्वेश्चन लेंगे ताकि धीरे धीरे करके डिस्काउंट भी आप अपने दिमाग पर डाल दो। देखो सबसे पहले आपके सामने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि 16% छूट देने के बाद एक दुकानदार एक किताब को 1491 रुपये में बेचना चाहता है। मतलब ये सेलिंग प्राइस है। पुस्तक को किस कीमत पर अंकित किया जाए? क्या पूछा जा रहा है? एमआरपी पूछा जा रहा है। एमआरपी पूछा जा रहा है। अब ये परसेंटेज दिया हुआ है, 16% का डिस्काउंट है। 16% का डिस्काउंट है। 16% का डिस्काउंट होने का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू 4/25 है। ये वैल्यू 4/25 है। इसको कैसे कह सकते हो? 25 एमआरपी की जो चीज़ है वो कितने में बेच रहे हो? वो 25 में से 4 घटाओगे 21 सेलिंग प्राइस में बेच रहे हो। पर आप बेचना किस में से चाहते हो? 1491 में। तो ये जो 21 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? 1491 में हो जाएगी। अब इसे भाग दोगे तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 7 कम 7 और 7 त्रिक 21। फिर 3 से काटोगे, 3 सते 21, 3 एकम 3। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 71 रुपये हो जाएगी। और आपको एमआरपी निकालना है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 से कम 25 और 25 छक्का 25 सते 175 और 2 177। ये हो जाएगा उसका एमआरपी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उसका एमआरपी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो 1775 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन, एक बार डिस्काउंट की डेफिनेशन समझ गए तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने आसानी से अभी तक सारे क्वेश्चन लगाते हुए आके अगर सीख लियो तो आगे और कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आएगी, पर प्रैक्टिस करते करते वो सारी सही हो जाएगी। चलो इसके आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। 14 सही 1/7% की छूट देने के बाद एक व्यापारी अपना कैमरा 1002 रुपये में बेचता है। कैमरे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। एमआरपी बतानी है आपको। 14 सही 1/7% का क्या मतलब होता है? 14 सही 1/7% का क्या मतलब होता है? 14 सही 1/7% का क्या मतलब होता है? ये भी निकालना पड़ेगा आपको। और वैसे 14 से 1/7% नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 14 से 2/7 होना चाहिए। 14 से 98 99/7। इसको आप निकालोगे अगर इसी डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करें तो। इस डेटा का मतलब यही हो गया, रेशियो में वैल्यू ये हो गई कि 99/700। इसका मतलब यही हो गया। कैलकुलेट करके देखते हैं, डेटा यही है, नई डेटा होगा तो ये मिस कर गया होगा, लेकिन पहले इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये है आपका एमआरपी और ये है क्या है आपका डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस कितनी होगी? इससे 99 कम रही होगी। 99 कम होने का मतलब है 601।
तो 601 सेलिंग प्राइस जो है ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1102 1002 दी हुई है। आप इसको काट के देखो, किसी से कट रहा है 6 एक साथ? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कट रहा है। अब जरा इसको ये देखो, अगर इसको हम 2 में बदल दें तो क्वेश्चन क्या सरल होता है, कई बार मतलब ऐसा कैलकुलेशन लेंदी भी नहीं आता, कैलकुलेशन आसान भी आता है। 14 से 2/7% का मतलब क्या हो जाएगा 1/7। ध्यान से देखोगे तो 1/7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 7 MRP की जो चीज़ है वो 6 में बेची जा रही है, 6 में बेची जा रही है, और 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1002, तो 7 की वैल्यू निकालनी होगी। तो 6 से भाग दे दो, 2 1 3 है, भाग चला जाएगा, 6 कम 6 40, और 6 6 की 36, 6 7 42, 167 हो जाएगा। फिर 167 को अगर 7 से गुणा करोगे तो 7 7 49, 7 6 42, और 42 4 46, और 7 1 7, और 7 4 11, 1169। देखो कहीं दिया हुआ है 1169, यस, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये टाइपो एरर है, वरना कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। ये 14 से ही 2/7% होना चाहिए, क्योंकि 1/7 की वैल्यू होती है। तो यहाँ ये करेक्ट कर लो कि क्वेश्चन में 14 से ही 2/7% है। 14 से ही 1/7% क्वेश्चन में देने का मतलब भी नहीं बनता, वो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 14 से ही 2/7% जो है यहाँ पे रखोगे तो वैसे ही क्वेश्चन निकल आएगा कि 14 से ही 2/7 का मतलब हो गया 1/7, 7 MRP, एक डिस्काउंट, मतलब 7 की चीज़ 6 में आपने बेच दिया। 6 की वैल्यू दी हुई है 1002 रुपये, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1169 रुपीज़। ये डिस्काउंट के बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझेंगे क्या, सॉल्व भी कर डालते हैं, ठीक है ना। रवि अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 10% छूट देता है, उसका लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। यार देखो, इसको तो परसेंटेज में ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपको समझना भी है कि रेशियो से सॉल्व करना परसेंटेज में भी सॉल्व कर सकते हो। रवि अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक, मान लो ये आपका सीपी है, 100 रुपये सीपी मतलब 100% होती है। इसका मतलब है MRP कितना हो गया, MRP यही बोल रहा है ना। रवि अपने माल को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 120 रुपये पे अंकित करता है, और 10% छूट देता है। इसका 10% छूट का मतलब क्या हो गया, 10% अगर छूट देता है, -10% छूट देता है तो 12 रुपये की छूट देता है। 12 रुपये की छूट देगा तो 108 रुपये में बेच देगा, 108 रुपये में क्या करेगा, बेच देगा। ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो 100 की चीज़ अगर 108 में बेच रहा है तो गेन ही होगा। कितने का गेन हो रहा है, 100 पे 8 रुपये का गेन है, तो 8% का गेन है। अब आप इसको चाहो तो रेशियो से करके भी देख लो। रेशियो से कैसे करोगे, 10% का छूट देने का मतलब क्या हो गया, 10% की वैल्यू 1/10 हो गई। इसका मतलब है 10 अगर किसी चीज़ की MRP है तो 9 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। 9 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और ये जो 9 है ना, जो सेलिंग प्राइस है, वो सीपी का कितना है, सीपी का 120% है। सीपी का 120% होने का मतलब है इसका 5/4 है। सीपी का 5/4 है। जो 9SP है, जो 9SP है, ये सीपी का 5/4 है। तो आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ SP/CP का रेशियो निकाल सकते हो। SP/CP करोगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। फिर इसको घटाओगे, रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, SP की वैल्यू 5/4 CP के बराबर है, तो SP/CP की वैल्यू जो हो जाएगी 45/4 होनी चाहिए। अच्छा, ये इसमें जाओगे तो ज़्यादा झामा हो जाएगा, मतलब रेशियो मेथड में जाओगे तो ज़्यादा झामा हो जाएगा। इस बेटर कि आप इससे सॉल्व कर लो। क्वेश्चन भी आपको समझना होता है कि इस मेथड से ज़्यादा सही तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसमें रेशियो में जाओगे ना तो रेशियो में कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी और दिमाग भी कहीं कहीं हो सकता है फंस जाए। तो देयर इज़ नो नीड कि आप मतलब रेशियो में जाओ, आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आसानी से लग जाएगा। आपको सिंपल मेथड समझना भी है, सिंपल मेथड सीखना भी है। अगला क्वेश्चन देखो, शिवम अपने माल को क्रय मूल्य से 14 से 2% ऊपर अंकित करता है और 37 से 1/7% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन ऐसा दे ही दिया गया है कि आप अगर इसको रेशियो में नहीं खेलोगे, परसेंटेज में खेलोगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। परसेंटेज में खेलोगे तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब आप समझो, आप क्या समझो, आप ऐसे समझो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है 1/7। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो 7 की चीज़ है वो 8 में लिस्ट हो रही है। 7 की चीज़ है जो 8 में लिस्ट हो रही है और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 3/8 का, 3/8 का डिस्काउंट मिल रहा है।
3/8 का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है 8 की जो चीज़ है वो कितने में बेची जा रही है, 5 में बेची जा रही है। 8 की चीज़ है जो वो 5 में बेची जा रही है। या आप यूँ कह लो कि 7 की चीज़ 8 में लिस्ट की जा रही है, 8 की चीज़ 5 में बेची जा रही है। 7 जो था ये CP था, ये क्या है, MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ये है सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये नंबर ही ऐसा आ गया कि कॉमन पॉइंट हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इससे ये पता चल गया 7 की चीज़ 8 में लिस्ट कर रहे हो, 8 की लिस्ट की हुई चीज़ 5 में बेच रहे हो। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, 2 रुपये का नुकसान झेल रहे हो, 2 रुपये का नुकसान झेल रहे हो। और 2 रुपये का अगर नुकसान की बात करें कितने पे झेल रहे हो, तो 2/7 कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया कि 14 सही 2/7%, 1/7 की वैल्यू थी, 2 में गुणा करोगे तो 28 सही 4/7% का लॉस हो जाएगा, और ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही ऐसा था कि रेशियो में ही इतना सिंप्लीफाइड वर्जन था कि 7 की चीज़ 8 में MRP में डाल रहे हो और 8 की चीज़ 5 में बेच रहे हो। तो इसका मतलब है 7 की चीज़ 5 में बेच रहे हो, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, 7 पे नुकसान हो रहा है, और परसेंटेज निकालोगे तो 28 सही 4/7% आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूँ, और उसके बाद इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। एक सिंपल फॉर्मूले पे ये सारा का सारा क्वेश्चन कैलकुलेट होता है। जैसे क्वेश्चन है, अनुराग ने 21% की छूट के बाद एक शर्ट बेचकर 12% का लाभ कमाया है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 6,720 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो एक कंसेप्ट समझ लो। एक कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो किसी आर्टिकल का एक CP है और इस पे कुछ इसको प्रॉफिट या लॉस होता है, जिससे इसका एक सेलिंग प्राइस बनता है। इसका MRP को अगर मैं MP मान लूँ तो इस पर कुछ डिस्काउंट, सपोज करो D% का डिस्काउंट मिलने के बाद जो है उसको एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पे बेचता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस P या L%, प्रॉफिट P%, लॉस L% है। तो एक फार्मूला अपने को बनाना पड़ता है ताकि इस तरीके के क्वेश्चन शॉर्ट कर लिया जाए, और मतलब बहुत सारा समय फार्मूला रट के और फार्मूला अप्लाई करके इस तरीके के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए। पहले फार्मूला समझ लो कैसे बनता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि CP और MP और SP में, तो हम CP पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो भी हम SP पे पहुंच सकते हैं, और अगर MP अगर हमको पता है, MP से अगर डिस्काउंट को घटा दे तो भी हम SP पे पहुंच सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हम SP निकालेंगे CP से। तो मान लो हमारा CP था, CP पे अगर हम बोले हमें P% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम SP कैसे निकालेंगे, 1 + P/100, 1 + P/100। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा SP हो जाएगा। लॉस हुआ है तो CP × 1 - L/100, यही हो जाएगा ना। अब जब इसको अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा CP, और CP का P/100। तो ये वाला हिस्सा प्रॉफिट है, ये एक्चुअली CP है, ये वाला हिस्सा CP है, ये इसका लॉस है। तो CP में अगर उसका प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमें SP मिल जाएगी, CP में अगर उसका लॉस घटा देंगे तो हमें SP मिल जाएगी। ये तो हमने CP से SP निकाल दिया। अगर हम MP से SP निकालें तो हम क्या करेंगे, MP में हमेशा हमें घटाना पड़ेगा D/100 से, मतलब D/100 मतलब D% का हो रहा है तो D/100 कर लिया तो वैल्यू मिल गई। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया। अब एक ही आर्टिकल है जिसको P% प्रॉफिट या लॉस में बेच के सेलिंग पॉइंट तक पहुंच रहे हो, और उस पर कुछ अंकित मूल्य में डिस्काउंट दे रखे हो, डिस्काउंट दोगे तो भी SP आ जाओगे। एक्चुअली ये SP दोनों बराबर होगी, तो इसको बराबर कर दो। अगर मैं इसको जनरलाइज ले लूँ तो मैं इसको ये कह सकता हूँ, CP में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो + P/100 या L/100। माइनस तब लेंगे जब लॉस की बात करेंगे, प्रॉफिट तब लेंगे जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे मतलब प्लस तब लेंगे जब प्रॉफिट की बात करेंगे। ये किसकी बात हो जाएगी, ये बात हो जाएगी MP के 1 - D/100 के। अगर मैं यहाँ से CP/MP का रेशियो निकाल लूँ, CP/MP का रेशियो निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, CP/MP। ध्यान से देखिएगा, MP को आप इधर लेके आए हो तो ये हो गया 1 - D/100 अपॉन, ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे जाएगा 1 ± P/L/100। प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो नेगेटिव लेंगे। इसको जरा सा सॉल्व कर ले, क्योंकि नीचे 100 इधर 100 है, तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 - D मतलब डिस्काउंट अपॉन 100 ± प्रॉफिट या लॉस। ये हमारा CP और MP का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CP और MP का रेशियो आ जाएगा। और ये CP और MP का रेशियो तो याद रख लो आप, ठीक है ना। ये CP और MP का रेशियो आप लोग याद रख लो कि जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, जब आप अंकित मूल्य की बात करते हो, जब आप अंकित मूल्य की बात करते हो तो जो आपका CP और MP का रेशियो होता है वो होता है 100 - डिस्काउंट अपॉन 100
प्लस माइनस पी बाई एल, ये रेशियो होता है जो आप लोग सब लोग याद रख लो। आगे के 3-4 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे डायरेक्टली लगेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में देखोगे अनुराग को 21% की छूट के बाद, छूट का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हो गया, बेचकर 12% का लाभ मिला, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस की बात ही नहीं हो रही है। तो जब डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस दोनों परसेंटेज दिया हो तो हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी और एमपी का रेशियो हो जाएगा 100 में से डिस्काउंट घटाया, 100 में से डिस्काउंट हमारा 21% है, यही ना। और हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो जोड़ना पड़ेगा, 100 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो सीपी और एमपी का रेशियो आ गया वो 79/112 आ गया। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो आप सीधे सीधे देख सकते हो ना। 100 में से 21 घटाओगे 79, 100 में 12 जोड़ोगे 112, तो सीपी एमपी का रेशियो 79/112 है। अब देख लो क्या डेटा दिया है, अंकित मूल्य, यदि शर्ट का अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित का मूल्य का मतलब क्या होगा, आपको एमआरपी दी हुई है, तो 112 की वैल्यू दी हुई है, 112 की वैल्यू दी हुई है, कितनी, 112 की वैल्यू अगर हम बात करें तो 6720 दी हुई है। आपको निकालनी कितनी की है, 79 की, क्योंकि आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 6720 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 79 करोगे। अब ये गुणा मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि गुणा भाग तो आप कर लोगे ना, कि गुणा भाग भी मेरे को ही करना पड़ेगा, ये गुणा भाग आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करके निकालोगे तो 4740 आ जाएगा। ये थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लो, ये थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लो कि इसका गुणा भाग कैसे किया जाता है। गुणा भाग आई थिंक आप कर लो यार, मेरे को नहीं लगता है, नहीं करना है तो मैं बता दूँ। देखो यार 12 छंग 72, 1 छक्का 6, 12 छंग 72, 1 छक्का 6, इसको काटोगे तो 6 से कट जाएगा, ये 60 आ जाएगा। अब 69 में अगर पहाड़ा पढ़ोगे तो 6 9 54 और 6 7 42, अब 42 जो है 5 47 हो जाएगा, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा था कि 112 का 6 गुना है, नहीं दिख रहा है तो देख लो यार, नहीं दिख रहा है तो देख लो। जितना ज़्यादा मैथ्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा ये डेटा दिखने लगेगा। समझ में आई बात। चलो एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे लगाते हैं, इसी फॉर्मूले पे। अब मैं लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला रट जाए। CP/MP का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। देखो ये आता कहाँ से है वो मैंने जानबूझ के इसलिए आपको सिखा दिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर रटवा देता मैं ना तो बाद में आप इसे भूल जाते। लेकिन वो 2 लाइन की कड़ी थी जिसका प्रूफ भी देखना बहुत ज़रूरी होता, तो एक बार प्रूफ देख लो। जब भी फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो आपका जो थॉट है ना वो बहुत क्लियर हो जाता है और ये फॉर्मूला याद भी हो जाता है, बार बार रटना नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग में रहता है कि कहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 70.5% की छूट देता है। जरा इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करते हैं, जब डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट दोनों दिया हो और 30% का लाभ कमाता है। तो ये आपको क्या है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो अगर डिस्काउंट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि इसके लिए कुछ और डेटा की नीड ही नहीं होती है, किसी और डेटा की नीड नहीं है। सीपी और अगर एमपी का अगर आप डेटा निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, ये आपका डिस्काउंट दिया है 17.5, इसका मतलब क्या है 82.5, अगर घटाओगे 100 में से तो 82.5 आ जाएगा। और 30% का लाभ हो रहा है, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो दिया क्या है कि यदि वस्तु की कीमत दुकानदार को 1485 रुपये हुई है, इसकी जो कीमत दिया हुआ है 1485 दिया हुआ है, तो 130 की वैल्यू निकालनी है। तो 130 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लो 1485 अपॉन 82.5, ठीक है ना, गुणे 130, ये जीरो हटाओगे तो ये हट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा 1485 गुणे 825 इंटू 13। इसको सॉल्व करोगे तो 2340 आ जाएगा, 2340 आ जाएगा। क्या मैं वापस ये कैलकुलेशन करके दिखाऊं या कैलकुलेशन कर लोगे, मैं छोड़ देता हूं इसको कि ये वाला जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका 2340 आ जाएगा। यार नहीं मन कर रहा हो तो बताओ कैलकुलेशन कर दे, और मुझे लगता है कि कैलकुलेशन आप सारे के सारे लोग कर लो यार, कैलकुलेशन बहुत आसान सा है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है इस कंसेप्ट पे। फिर से हम फार्मूला रखेंगे ताकि याद हो जाए, इसी क्लास में ही CP/MP का फॉर्मूला आपको याद हो जाए, 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस माइनस P/L। एक दुकानदार को अपने माल को उसके क्रय मूल्य से ऊपर कितने % अंकित करना चाहिए ताकि 13% छूट देकर उसे 45% का लाभ हो। 13% का छूट देना है, डिस्काउंट दिया हुआ है, और उसे कितने % का लाभ हो, 45% का लाभ हो।
इसका क्या मतलब है, फॉर्मूला आपका बनेगा CP अपॉन MP का, ये आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 13% का डिस्काउंट देने का मतलब है 87 में बेच रहे हो, मतलब 87 इसका डिफरेंस आ जाएगा, और 45% का लाभ हो मतलब 145 आ जाएगा। ये काटोगे 3/5 आ जाएगा। अब बोलोगे सर 3/5 कैसे आता है, तो देखो घूर के देखो, दिख जाएगा 3/5 है, घूर के देखो, मैं नहीं बताने वाला। मतलब CP अपॉन MP अगर हम डिस्कशन करें, CP अपॉन MP तो ये होगा आपका 3/5। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि एक दुकानदार को अपने माल को उसके क्रय मूल्य से ऊपर कितने % अंकित करना चाहे। तो जब परसेंट कितना अंकित किया जाए, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्कअप प्राइस बताओ, मार्कअप प्राइस या मार्कअप परसेंटेज बताओ। तो मार्कअप परसेंटेज ऐसा होता है, MRP में से आप CP घटाते हो और फिर CP से भाग देते हो, इंटू 100 करते हो, ये निकल के आता है। तो ये हो गई आपकी MRP, ये हो गई आपकी CP। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ, और निकालना कितने पे, 3 से निकालना है। तो 2/3 इंटू 100% आपको क्या करना पड़ेगा, मार्कअप करना पड़ेगा, इतना किससे, CP से इतना % ऊपर करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, और ये ऑप्शन दिया हुआ है C में। समझ में आया कि उसको क्या करना पड़ेगा, 100 की चीज़ है तो उसे 166 सही 2/3% में उसे मार्कअप करना पड़ेगा, इतना % उसे CP से ज़्यादा मार्कअप करना पड़ेगा, उसे अंकित करना पड़ेगा मूल्य को। तो इसको मार्कअप परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। और निकालते कितना है, जब आप जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है ना, नीचे वही आता है। जैसे CP से कितना ऊपर किया जाए, CP से कितने ऊपर परसेंटेज में किया जाए, तो CP ही आपका बेस ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए नीचे क्या आना चाहिए, नीचे जो है आपका CP आना चाहिए जब मार्कअप परसेंटेज निकालते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन 3 सवालों से ये आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। तो CP अपॉन MP का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, या हम माइनस तब लेंगे जब लॉस की बात करेंगे और प्लस तब लेंगे जब प्रॉफिट की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतने ही रहने देता हूँ, अगली क्लास में एक और प्रॉफिट एंड लॉस के नए कंसेप्ट के साथ आऊँगा। नीचे कमेंट सेक्शन में सुझाव देना ना भूलिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। धीरे धीरे आप मेरे साथ मैथ को एंजॉय करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। जो बच्चे मेरे साथ इस मैथ्स के सफ़र को जारी रख रहे हैं वो जारी रखिए। बढ़िया मैथ्स, उम्दा मैथ्स, 1 नंबर का मैथ्स पढ़ाऊँगा। जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको मैथ्स मक्खन की तरह लगेगा। तो चलो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाइएगा अगर आप चैनल पर नए हो। दोस्तों के बीच में भी साझा कीजिए ताकि ये अपनी जो छोटी सी दुनिया है, इस दुनिया को, मतलब मेरी मैथ्स की बहुत छोटी सी दुनिया है। माई पाठशाला की दुनिया बड़ी हो सकती है, पर मेरी जो दुनिया है मैथ्स की वो बहुत छोटी सी है, क्योंकि ये दूसरा ही चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। तो इस दुनिया को थोड़े थोड़े प्यार और मोहब्बत से आगे बड़ा करते हैं। मैं कुछ आपको डिलीवर करता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में आए हो तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को मेरे साथ जोड़िएगा ताकि हम इसे थोड़ा और दूर तक ले चलें। आज की क्लास में इतना।